स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बीए फर्स्ट ईयर की जो हिस्ट्री है उसकी यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं। जो यूनिट नंबर 3 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, इसमें प्रारंभिक मध्यकाल की और गुप्तोत्तर राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आए थे इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, इसमें हम प्रस्तावना को जानेंगे कि होता क्या है बेसिकली, फिर इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी चैप्टर के बारे में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में बेसिकली मोटा मोटा है क्या। फिर हम उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि राज्य व्यवस्था जो है वो मध्यकाल के समय किस प्रकार की थी। फिर हम जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी थी, कितनी सुदृढ़ थी। फिर हम समाज के बारे में जानेंगे कि समाज में किस प्रकार की कुरीतियां थी, तथा समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे कि नहीं बढ़ रहे थे, वो विकास कर रहे थे कि नहीं, या शासक जो है वो कृषि को बढ़ावा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, महिलाओं के साथ किस प्रकार की स्थिति थी। इन सब चीजों पर हम एक एक करके मद्देनजर चीजों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसके बाद हम निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि हम पूरा का पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अगर गुप्तोत्तर काल की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में आ रहा होगा गुप्तोत्तर काल होता क्या है। मैम समझ नहीं आ रहा, हमने यूनिट 2 में गुप्तोत्तर काल जो है वो गुप्त काल पढ़ा, तो गुप्तोत्तर काल नहीं पढ़ा था। तो गुप्तोत्तर काल का मतलब होता है गुप्त काल के बाद के समय को गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। आशा करूँ समझ आ रहा होगा। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, भारत का इतिहास जो है बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही लंबा, बहुत ही प्राचीन इतिहास है और बहुत ही विशाल इतिहास है भारत का इतिहास। हम जो है गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो देखिए, अगर हम भारत के इतिहास को चेष्टा करें कि हम उसे एक ही कालखंड में या एक ही अवधि में पढ़ने का प्रयास करें तो यह असंभव है, क्योंकि हम किसी भी इतिहास को अगर जानने का प्रयास करते हैं तो उसे 3 कालखंड में क्रमिक रूप से जानने का प्रयास करते हैं। वो 3 कालखंड क्या होते हैं? हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानते हैं, ऐसे ही हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानते हैं, एशियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। तो देखिए, अगर बात करें कि जो भारत का इतिहास है उसे लेकर मध्यकाल को लेकर विद्वानों में जो है आपको मतभेद देखने के लिए मिलेगा। कुछ विद्वान ये कहते हैं जो ये मध्यकाल है उसका आरंभ बहुत पहले यानी गुप्त काल जब था तभी अस्तित्व में था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मध्यकाल है वो बाद में आया है, पहले नहीं आया है। तो इसे देखकर हमें मतभेद देखने के लिए मिलता है। परंतु अगर मैं आपको बताऊं, जो राजा हर्षवर्धन थे उनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई, ये माना जाता है तब जो है मध्यकाल यानी मध्यकाल तब अस्तित्व में था। इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि मध्यकाल प्राचीन समय से ही अस्तित्व में है, यानी गुप्त काल के समय में भी मध्यकाल अस्तित्व में था। अब देखिए, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें है विसेंट स्मिथ ने मध्यकाल का आरंभ हर्षवर्धन की मृत्यु माना है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें, और इसे आरंभिक मध्यकाल भारत का प्रथम चरण कहा जाता है। जो आरंभिक मध्यकाल यानी जब मध्यकाल का आरंभ हुआ तो इसे भारत का प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है, प्रथम चरण माना जाता है। इस शब्दावली में हम व्यापक स्वीकृति मिलेगी और इसे यदा कदा मध्यकालीन हिंदू भारत। अब देखिए, जिसे प्रथम चरण माना जाता है मध्यकाल को, तो इसे क्या कहा गया है, इसे एक संज्ञा दी गई है मध्यकाल को, इसे संज्ञा दी गई हिंदू भारत, अथवा इसमें दे रखा है राजपूत काल का नाम दिया गया है। किसे? मध्यकाल को राजपूत काल तथा हिंदू भारत का नाम दिया गया है। तो हमें ये समझ आ रहा है इसके अंदर पिछले लगभग 50 वर्षों के दौरान इतिहासकारों ने प्राचीन काल में को माना, यानी 50 वर्षों से इतिहासकारों ने इसे माना था। अब देखिए, इसमें क्या है कि इतिहासकारों ने इस धारणा को रखा था। अब जब इतिहासकारों को मध्यकाल के बारे में पता चला तो इतिहासकारों ने जो है इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा ही और ज्यादा रुचि दिखाई और फिर मध्यकाल के बारे में जानना आरंभ किया। तो इसमें आप ये समझ सकते हो। तो देखिए, इसमें है क्या, अगर हम बात करें इस इकाई में यानी इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम इसे 2 भागों में बांटने वाले हैं, इसमें बताया गया है। इसमें हम जानेंगे राजनीतिक, आर्थिक और समाज में बदलाव जो केंद्रीकृत थे, यानी किस प्रकार से बदलाव आए, इसमें हम फर्स्ट इकाई में ये जानने वाले हैं इस पार्ट 1 में।
इसके बाद क्या है, हम जो पार्ट 2 होगा उसमें क्या जानने वाले हैं ये जानिए। इसमें हम वर्धन, पल्लवों और चालुक्य के सांस्कृतिक विकास के संबंध में जानने वाले हैं। इन राजाओं के बारे में हम एक एक करके चीजों को जानेंगे। देखिए बेसिकली हमने प्रस्तावना को जान लिया कि इसमें क्या क्या था, मोटा मोटा, है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। अब हम राज्य व्यवस्था के बारे में अगर जानते हैं कि मौर्य काल में राज्य व्यवस्था जो है, यानी मौर्य काल जो प्राचीन इतिहास है और जो गुप्त काल है, देखो जो मौर्य काल है और जो गुप्त काल है इन दोनों की तुलना की जाती है। क्यों? क्योंकि जो मौर्य काल है वो प्राचीन इतिहास है और जो गुप्त काल है उसे क्या मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। तो इन दोनों में किस प्रकार के डिफरेंस थे, इसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया था, ये माना जाता है। ये माना जाता है कि शासक जो है, देख केंद्रीकृत शासन आएगा, विकेंद्रीकृत शासन आएगा। मौर्य साम्राज्य में जो है केंद्रीकृत शासन किया जाता था। आप बोलोगे मैम केंद्रीकृत शासन होता क्या है? अब देखिए मान लीजिए जो राजा है, राजा जो है स्वयं, मान लीजिए राजा है, अब मान लीजिए जो राजा के अंडर में पूरा का पूरा भूभाग है, यानी राजा के अंडर में क्या पूरा का पूरा भूभाग है, उस पे राजा खुद स्वयं नियंत्रण कर रहा है। क्या? स्वयं नियंत्रण कर रहा है पूरे के पूरे भूभाग पे। आपको पता है भूभाग कितने बड़े बड़े होते थे, उसमें संपूर्ण रूप से स्वयं राजा का नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसलिए गुप्त काल में क्या किया था, अब मान लीजिएगा गुप्त काल में होता क्या है, देखिए अब गुप्त काल में जो राजा है वो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को अपनाते हैं। विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली में मान लीजिए एक राजा ने क्या किया, अपने पूरे के पूरे भूभाग में, अपने पूरे विशाल साम्राज्य में छोटे छोटे राजा रख लिए। अब उन राजा को उनके राज्य का छोटा छोटा राज्य दे दिया। अब वो छोटे छोटे राजा जो है राजा के नियंत्रण में कार्य करेंगे। राज्य जिस प्रकार से नियम बनाएगा, जिस प्रकार से शासन चलाना चाहेगा उस तरीके से शासन चलाएंगे और वो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं बड़े राजा के अंडर में होंगे, राजा की सारी बातों को मानेंगे जो छोटे राजा है। परंतु इसे ही को सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। आपको समझ आ रहा होगा कि सामंत व्यवस्था किसे कहा जाता है, जिसमें राजा होता है अपने अंडर में छोटे छोटे राजाओं को रख लेता है। वो कबीलाई नेता भी हो सकते हैं, वो राजा भी हो सकते हैं, उन्हें उसने रख लिया अपने लिए। अब वो क्या उस राज्य में जो है वो कहीं ना कहीं शासन करेंगे अपने मन माने तरीके से। परंतु जो पूरी की पूरी बागडोर होगी वो असली शासक के पास होगी। ये सामंतवादी व्यवस्था इतनी ज्यादा जो गुप्त काल में देखने के लिए मिलती है, इसीलिए प्रजा पे हद से ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था और प्रजा जो है कहीं ना कहीं टैक्स से जलती जा रही थी, परेशान हो गई थी प्रजा टैक्स के कारण। क्योंकि जो सामंत होते थे वो अपने मन चाहे ढंग से क्या टैक्स लगा देते थे और उन्हें जो है उतना ही टैक्स देना होता था जितना क्या जो बड़ा शासक है, जो बड़ा राजा है वो मांगता था, और ज्यादातर टैक्स अपने पास ही वो रख लेते थे। ये शासक जो ये सामंतवादी राजा होते हैं वो मन माने तरीके से शासन करते हैं, इसीलिए कई समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कृषि को आज ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सामंतवादी व्यवस्था में ये शासक जो है उन लोगों का बहुत ज्यादा ही शोषण करते हैं। तो ये समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको समझ, प्राचीन काल के राजा जो है साधारण उपाय धारण करते थे। अब देखिए जो मौर्य काल के राजा की बात की जा रही है, यानी जो प्राचीन काल के जितने भी राजा हैं, मौर्य काल भी प्राचीन काल में आता है, तो वो सारे शासक जो है वो साधारण उपाधियां धारण करते थे। इस टाइम यानी प्राचीन समय में उपाधियां धारण करना बहुत ही आसान हो गया था, यानी छोटे छोटे राजा भी अपने लिए बहुत ही विशाल विशाल उपाधियों को धारण कर लेते थे। तो उससे कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि वर्चस्व खत्म होता जा रहा था उपाधियों का। जैसे कि मौर्य शासकों ने जो है नरपति जो है नरपति जो है एक उपाधि है, क्या नरपति हो गया, इस प्रकार की उपाधि की थी। किसने? मौर्य शासकों ने स्वयं के लिए नरपति उपाधि जो है वो धारण की थी। इसमें क्या है, इसके विपरीत जो है मध्य काल में अधिक शानदार और भड़कीली उपाधियों को ग्रहण करना आरंभ कर दिया गया। यानी मध्य काल में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भड़कीली, बहुत ही आकर्षक जो है उपाधियों को धारण करना आरंभ हो गया था। परंतु प्राचीन समय में उपाधियां ऐसे नरपति हो गया, इस प्रकार की उपाधियों को धारण किया जाता था। तो ये समझ आया होगा। इसमें क्या है, जैसे कि महाराजा अधिराज, क्या महाराजा अधिराज यानी राजाओं का राजा महाराजा अधिराज, इन्होंने उपाधि धारण कर ली, महाराज उपाधि धारण कर ली। गुप्त काल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, इस प्रकार की उपाधियों को धारण करने वाले शासक देखने के लिए हमें मिलते हैं। यहाँ पे
हमें शासकों की उपाधि शिलालेखों में साक्ष्य के रूप में मिलती है। यानी जो शासक है, यानी जो राजा है, उनकी उपाधियां हमें शिलालेख पे देखने के लिए मिलती है। आप बोलोगे मैम शिलालेख पर क्या? अब देखिए शिलालेख, अब जो शासक थे वो अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनका साम्राज्य कहाँ तक विशाल था वो इसीलिए शिलालेख लिखवाते थे। अगर मान लीजिए वो कृषि को दान कर रहे हैं, भूभाग को दान कर रहे हैं, उसके लिए शिलालेख लिखवाया। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी दान करते हैं तो शिलालेख लिखवाए जाते थे। उसके नीचे जो है शासक का नाम लिख दिया जाता था कि किस शासक के द्वारा दी गई है। अब देखिए शासक को बहुत ही अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो इस प्रकार से उनकी उपाधियों को नीचे ही लिख दिया जाता था। अब देखिए इसमें ये समझ आया होगा, में साक्ष्यों के रूप में मिलते हैं। 7वीं सदी में पल्लव शासकों ने, जो नरसिंह ने जो है 250 उपाधियां धारण की थी। अब देखिए एक शासक 250 उपाधियां स्वयं अकेले धारण कर रहा है, ये समझिए। तो इन्होंने अकेले भड़कीली उपाधियां धारण की थी नरसिंह ने। अगर मैं आपको बताऊं, नरसिंह जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानते थे, यानी वो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को बढ़ावा देते थे। इसीलिए उन्होंने जो है शिव भक्त जैसी उपाधियों को भी धारण कर रखा था स्वयं के लिए। अब देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें बहुत सारी जो आप बोल सकते हो पद आए एंड दंड देने वाले पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको जो है संधि ग्रहिक, दंड नायक जैसी उपाधियां, कुछ पद इस काल में प्रयोग हुए थे और ये धीरे धीरे संपूर्ण भारत की जो है अधिकांश राज्य व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण पद बन गए थे। अब ये पद जो है वो ये पद किस प्रकार के हैं आपको ये बताती हूँ। दंड नायक से क्या चल रहा है? दंड देने वाला व्यक्ति, यानी किसी एक व्यक्ति को ये आप बोल सकते हो शक्ति दी जाएगी कि वो व्यक्ति जो है शासक के कहने पे किसी व्यक्ति को दंड देगा। इसी प्रकार से हमें समझ आया। इसमें अगर संधि ग्रहिक की बात करते हैं, एक शासक होगा जो कि बहुत सारी संधियां करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है इसके अंतर्गत। अब देखिए अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मान लीजिए गुप्त काल के बारे में हमें पता किस प्रकार से चलता है। हम किसी भी इतिहास के बारे में अगर जानने की चेष्टा करते हैं तो हमें सिक्कों के द्वारा पता चलता है, वहां पे जो उन्होंने दान दिया है उसके द्वारा, शिलालेखों के द्वारा, इन सब सामग्रियों के द्वारा हमें किसी भी साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो देखिए अगर अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा था, कृषि अच्छी हो रही थी, मगर आप ये मत समझिएगा कि पूरे भारत में कृषि अच्छी हो रही थी। कुछ ही क्षेत्रों में कृषि अच्छी हो रही थी। जो सिंधु वाले इलाके थे वहां पे जो खेत थे बहुत ही झाड़ीदार थे और ज्यादा कृषि नहीं हुई थी, जंगली इलाके कहा जाता है। अब अगर हम समाज की बात करते हैं तो देखिए समाज में कहीं ना कहीं सुधार हो रहे थे, परंतु आपको वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी। जैसे हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था, जो गुप्त शासक है वो ब्राह्मणों को अधिक ज्यादा भूमि दान देते थे, उन्हें ज्यादा ही अधिकार देते थे, उन्हें बहुत ही ऊपर मानते थे। तो ब्राह्मणों को कहीं ज्यादा ही शक्ति देना आरंभ कर दिया गुप्त शासकों ने। तो आप मुझे ये बताइए, जो ब्राह्मण थे वो इसका लाभ उठाएंगे ही, तो कहीं ना कहीं वो सामंतवादी भी व्यवस्था को अपना रहे थे, यानी उनके पास क्या शक्ति आ गई। अब वो मन चाहे ढंग से जो है रूल करेंगे, नियम बनाएंगे और शासक जो है उन्हें कहीं ना कहीं आदेश दे देता है, उन्हें ये पावर दे देता है। देखो अगर हम समाज के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लिया है, हम समाज के बारे में बात करते हैं तो मध्यकाल में समाज में ये नहीं कि पूरी तरीके से क्रूरतियां दूर हो गई थी, कहीं ना कहीं क्रूरतियां जो थी वो विद्यमान थी। किस प्रकार की? सती प्रथा जो है मध्यकाल में अस्तित्व में थी, यानी सती प्रथा थी, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था। महिलाओं की स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार देखने के लिए हमें मिलता है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे चीन से आए, आपको मैंने फाहियान के बारे में बताया था, इसी प्रकार से चीन से हेंग सांग आए थे। जो हेंग सांग थे उन्होंने कृषि के बारे में बताया भारत की, यानी कृषि कहीं पे बहुत अच्छी है, कहीं कहीं पे जंगली वाला इलाका है, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो जंगल बहुत ज्यादा है और झाड़ीदार इलाका है, ज्यादा अच्छी कृषि नहीं है, वहाँ कृषि नहीं होती। यानी कुछ इलाकों में कृषि बहुत उच्चतम है और कुछ इलाकों में कृषि ही नहीं होती। हेंग सांग ने ये बताया कि उन्होंने भी हेंग सांग ने जो है फाहियान की तरह ही भारत में चांडालों के बारे में बताया। चांडाल उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अस्पृश्य कार्य करते हैं, दूषित कार्य करते हैं, या वो किसी मांस को खरीदते हैं या बेचते हैं या उसे काटते हैं। मछुआरे आ जाते हैं इसके अंतर्गत, जल्लाद आ जाते हैं, या किसी का मैल साफ करने वाले व्यक्ति। इस प्रकार के व्यक्तियों को चांडाल कहा जाता है। इन चांडालों के घरों को चिन्हित कर दिया जाता था ताकि उन
उनके घर से गुजरने से हम बचे, उन्हें देखने के पाप से बचा जा सके। चांडाल जब भी रात्रि में बाहर निकलते थे तो करताल बजाते हुए निकलते थे। करताल का मतलब घंटी बजाते हुए निकलते थे, सूचित करते थे कि हम निकल रहे हैं, कृपया आप बाहर ना निकलिए। क्योंकि अगर वो चांडालों को देख लेते थे तो उन्हें जो है धार्मिक स्नान करना पड़ता था। अब देखिए, किसी एक व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है, उसे इतना बुरा मान रहा है। बताइए, वो तो कहीं ना कहीं समाज की सफाई ही कर रहे हैं। अगर चिता को जलाने वाला जो है जल्लाद नहीं होगा, जिन परिवार के कुछ व्यक्ति होते हैं और उनके बारे में पता नहीं होता ये किसके परिवार का व्यक्ति है, परंतु उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें जल्लाद जो है जला देते हैं कुछ पैसे लेके। वो कहीं ना कहीं समाज में सफाई कर रहे होते हैं और उन व्यक्तियों को दूषित माना जाता था। तो समाज में कहीं ना कहीं क्रूरतियां विद्यमान में थी, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार देखने के लिए मिलता है इसके अंतर्गत हमें। तो देखो, निष्कर्ष में होता क्या है, निष्कर्ष में हम ये जो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा आपको बताना होगा कि मध्यकाल किस प्रकार का था। मध्यकाल में कहीं ना कहीं सुधार देखने के लिए मिलते हैं और जो मौर्य काल है और जो गुप्त काल है, इन दोनों की तुलना की जाती है, क्योंकि ये प्राचीन काल था मौर्य काल और जो गुप्त काल था वो मध्य काल माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें कहीं ना कहीं सुधार देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको बताना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब